एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम आपको बही खाता का इकाई 2 का जो क्वेश्चन बैंक है उसका आंसर बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है समझौते के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। समझौते के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है तो 6% याद रखें। जब भी साझेदारी समझौते में ब्याज तय नहीं होती है तो वहाँ पे 6% ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है साझेदारी संलेख तैयार करना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है, अनावश्यक है। तो देखिए साझेदारी संलेख आपकी इच्छानुसार ऐच्छिक है ना। अगर आप चाहें तो उसे करा भी सकते हैं और ना चाहें तो संलेख ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखित संलेख ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो आप इसमें ऐच्छिक पे सही टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। जो साझेदारी है वो किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा। ठीक है ना, ठीक है, 1932। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है। याद रखें कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन हमेशा समान अनुपात में होता है। ठीक है ना, किस अनुपात में होता है? समान अनुपात में होता है। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो वहाँ जो लाभ का विभाजन होगा समान अनुपात में होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है, किसका हिस्सा ज़्यादा है। अगर किसने ज़्यादा काम किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका समान अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका जोड़ी है एक वाक्य का उत्तर है उसे हम कराएंगे। अब चलिए देखते हैं। स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको कहा है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको पूरी जानकारी आसानी से मिल जाए और जो भाई बहन पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी तैयारी कर सके। ठीक है ना, हालांकि मैं आपको 3-4 दिन के अंदर पूरा सोल्यूशन इसका करा दूंगा। तो देखते हैं स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। तो चलिए एक तरफ आपको लिख देना है स्थायी पूंजी खाता, एक तरफ लिख देना परिवर्तनशील और लिख देना आधार। आधार लिखे तो इसे नंबर पूरा मिलता है। ठीक है ना। तो पहला है शेष, इसको जो याद रखें। ये आपका खालिस्तान से एक वाक्य में पूछ सकता है। शेष, इस खाते का शेष हमेशा ही क्रेडिट रहता है। जो आपका स्थायी पूंजी खाता होता है इसका शेष हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, मतलब दोनों हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है इस खाते का शेष मुख्यतः क्रेडिट होना चाहिए, है ना। एक्चुअल पे मुख्यतः होना चाहिए क्रेडिट, परंतु कभी कभी डेबिट भी हो जाता है। दूसरा, लेखे के मध्य इस खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा होता है। जो हमारा स्थायी खाता होता है उसमें सिर्फ पूंजी का लेखा होता है और जो हमारा परिवर्तनशील खाता होता है इसमें पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभ व आहरण का लेखा भी होता है। याद रखें, जब भी आप स्थायी पूंजी खाता बनाएंगे वहाँ सिर्फ पूंजी का लेखा करेंगे और परिवर्तनशील में आप वेतन भी कर सकते हैं, ब्याज भी, कमीशन, आहरण सब लेके कर सकते हैं। पूंजी की स्थिरता, तो इस खाते में पूंजी हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है ना, स्थायी खाते में पूंजी हमेशा स्थिर रहती है और परिवर्तनशील खाते में पूंजी लगातार परिवर्तित होती रहती है। चौथा है इस प्रणाली में पूंजी खाते रखने पर चालू खाता अलग से खोलना पड़ता है और इस प्रणाली में अलग से कोई और खाता नहीं खोलना पड़ता है। अगला हमारा है साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका साझेदारी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना, पहली विशेषता हो गई। दूसरा है पारस्परिक संबंध या अनुबंध, वैधानिक व्यवसाय, लाभ विभाजन, व्यवसाय संचालन, ऐसी क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों को होना तो आवश्यक है।
ठीक है। तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी की अधिकतम संख्या के बारे में साझेदारी अधिनियम में कुछ वर्णित नहीं है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 64 के अनुसार 6 से 59 के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। पारस्परिक संबंध देखिए, अगर आपको साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध या समझौता होना आवश्यक है और व्यापार चलाते हुए भी व्यापार में कोई समझौता नहीं होता है तो साझेदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है। का वैधानिक व्यवसाय, ठीक है ना। साझेदारी अनुबंध किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए होता है, अवैध व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। जब भी साझेदारी होगी तो वैध व्यवसाय के लिए होगी, जो कि सरकार द्वारा लीगल हो, है ना, वैध हो। लाभ विभाजन है तो साझेदारी व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उसे साझेदारों के मध्य बांटने के लिए होता है। फर्म द्वारा कमाया हुआ लाभ उसके समस्त साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। फिर साझेदारी की प्रमुख बातें, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको कुछ ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो उसमें से आप फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारी व्यापार का क्षेत्र, साझेदार प्रवेश, है ना, ब्याज, है ना, फर्म की अवधि, सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका डिटेल भी हो गया है ना। तो अब अगर अभी तक आपने वीडियो अपने दोस्तों पे शेयर नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जैसे आपके साझेदारों के पूछे ना, इसका पूरा डिटेल दिया गया है आपके लिए। तो आप कोई भी 5-6 पूछेगा आपसे, 4-5 इतने सारे नहीं पूछेगा, जो इच्छा हो आपकी वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। है ना। कल मैं आपके लिए मैनेजमेंट का वीडियो अपलोड करूँगा, तो कल आप उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। फिर साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए, है ना। अगर आपने साझेदारी व्यवसाय किया है, अगर आपने संलेख तैयार नहीं किया है तो उसके अभाव पे कौन कौन से नियम लागू होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने 7 पॉइंट हैं, आपको कोई भी 4-5 पॉइंट तैयार कर लेना है। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी, विवाद का निपटारा, लाभानी अनुपात, वेतन व कमीशन, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का प्रवेश, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। तो आपका हो जाएगा प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन अथवा प्रबंधन में भाग लेने का अधिकारी होगा, ठीक है ना। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो प्रत्येक साझेदार व्यवसाय में भाग ले सकेगा। कार्य में पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी, है ना, प्रत्येक साझेदार को व्यापार का कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा। विवाद का निपटारा, विवाद साझेदारों के आपस के विवाद के समय उसका निर्णय बहुमत से किया जाएगा, है ना। जिस पक्ष में ज़्यादा लोग होंगे उसी की बात को माना जाएगा। लाभ का अनुपात क्या रहेगा, लाभानुपात, तो साझेदारों के मध्य लाभ एवं हानि का बंटवारा समान होगा, ठीक है। फिर आता साझेदार का प्रवेश, तो सभी साझेदारों की अनुमति के बिना नए साझेदार नहीं बना सके, ठीक है ना। याद रखें, अगर आपके पास संलेख नहीं है, साझेदारी संलेख का अभाव है, तो जब तक सभी साझेदारों का अनुमति नहीं होगा तो आप नए साझेदार नहीं बना सकते हैं। वेतन और कमीशन, किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन के लिए कोई पारिश्रमिक, वेतन और कमीशन नहीं दिया जा सकेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है उसे हम करा देंगे, अभी आप आगे कर लीजिए। इस पार्ट के ना तीसरे में आ जाते हैं हम लोग। तो अभी जो भी आपका खाली स्थान जोड़ी जो बचे हैं सारे के सारे मैं वीडियो करा दूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। तो आता है त्याग अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो जब भी कभी साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से ज़्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का कुछ भाग समर्पण करते हैं। समर्पण भाग का अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। चलिए समझा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर में 3 लोग हैं, ठीक है ना, और 3 रोटियां हैं, तो अभी सबको एक एक रोटी मिलेगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक व्यक्ति आपके घर में आ गया, ए, ठीक है ना, एक कोई व्यक्ति जो आप घर में आ गया है, तब आप क्या करेंगे, अपने हिस्से से जो भी रोटी देंगे, मान लीजिए आप आधी दे रहे हैं, तो आपका त्याग कहलाएगा, ठीक है ना। तो समझें कि जब भी कभी साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है
तो एक या एक से ज़्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का कुछ भाग समर्पण करते हैं। समर्पण भाग का अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। ये आपके लिए सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी तैयार किया जाता है और कभी कभी आपसे खालिस्तानी भी पूछ लेता है। तो गणना कैसे करेंगे, तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है ना। अब बात करें प्राप्त अनुपात क्या है, तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक साझेदारों को अन्य साझेदारों के लाभ में से कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। तो लाभ की प्राप्ति अनुपात ही है ना, प्राप्त अनुपात है, ठीक है। जो लाभ प्राप्त होता है तो इसका सूत्र होता है नया प्राप्त अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। फिर आता है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, तो उत्तर आपके सामने रहा है ना। पुनर्मूल्यांकन का लेखा करने के लिए एक पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसे पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। और इसे आपको याद रखना है, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र प्रकृति का होता है, जरूर इसको याद रखेंगे आप, है ना। ख्याति से आशय है। ठीक है ना। अभी हम सारी चीज़ें आपको डिटेल से पूरा नहीं समझा पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्रयास कि आपको जल्दी जल्दी उत्तर प्राप्त हो जाएं। अधिलाभ क्या है ना, जो अभी आपके सवाल हैं मैं बहुत जल्द उन सारे सवाल को आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। आप परेशान न होइएगा। कॉमर्स का जितना भी आपका सिलेबस है, मैं सारे, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका अकाउंट हो, सारे सब मैं पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अधिलाभ हो गया आपका। बातें हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारण, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े वाले में आ जाते हैं ना, ख्याति उत्पन्न होने के कारण। तो भैया ये आपके सामने रहा उत्तर। पहला तो यार फर्म की स्थिति व नाम, व्यवहार कुशलता, उचित कीमत पर अच्छा माल, विज्ञापन के कारण, एक अधिकार के कारण, ग्राहकों की सुविधाएं, पूंजी सकता, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने इसका भी डिटेल, इसको आपको कर लेना, ठीक है। और आप तैयारी अच्छे से प्रारंभ कर दीजिएगा, समय बहुत कम बचा आपके पास, ठीक है। फिर आपका आ जाता है विज्ञापन। देखिए आप ये सारी चीज़ें आप इजी समझ सकते हैं। देखिए पहला फर्म की स्थिति व नाम, है ना। फर्म की स्थिति अच्छी जगह हो ये पर यह मध्यवर्ती स्थित होने से भी संस्थान के प्रति लोगों का अधिक आकर्षण बढ़ जाता, इस कारण से प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। फिर व्यवहार कुशलता हो जाएगा आपका, उचित कीमत पर अच्छा माल, है ना। हमने आपके लिए पूरा तैयार कर दिया है, बस आप लोग को क्या करना, सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना। हम आपके लिए निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कारण से आपको सारी चीज़ें सही समय पे प्राप्त हो पा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका ख्याति के प्रकार आ जाता है। तो ये रहा ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे के स्वभाव वाली, है ना। ख्याति में आपको समझा दूंगा अलग से, है ना। मैं बता ही देता हूँ आपको। तो जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है, तो बिल्ली के स्वभाव से बड़ी शांत एवं एक स्थानीय प्रिय होती है, ठीक है ना। बिल्ली जो होती है वो स्थान से बहुत लगाव करती है, वो अपनी जगह नहीं बदलती है, चाहे कितने भी मकान मालिक बदल जाएं, ठीक है। इसी पर बिल्ली स्वभाव वाली ख्याति हमेशा फर्म के साथ रहती है, चाहे उस फर्म के लिए कितने स्वामी क्यों ना बदल जाएं, ठीक है ना। बिल्ली क्या होती है, स्थान प्रिय होती है, तो पार्टिकुलर स्थान पर रहती है, उसका मालिक से कोई मतलब नहीं होता, चाहे मालिक आए चाहे जाएँ, है ना। तो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है बिल्ली स्वभाव वाली, ठीक है ना। कुत्ते स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ता स्वभाव से स्वामी भक्त होता है, मालिक जहाँ जाता है कुत्ता उसके पीछे जाता है ना। इस प्रकार कुछ व्यापारों में इस प्रकार ख्याति पाई जाती है, ठीक है ना। इस ख्याति की कीमत बहुत कम होती है। चूहे स्वभाव वाली ख्याति है, चूहा स्वभाव से भी घुमक्कड़ प्रकृति को होता है, आज वो है घर में, कल खेत में, परसों खलिहान पे होता है ना। स्थायी रूप से इस स्थान पर नहीं रहता है जहाँ उसे भोजन मिलता है। तो ये भी ख्याति क्या है, बदलती रहती है।
ऐसे ही आप और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना।